स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सोर्सेज के बारे में तो सोर्सेज का जो इम्पोर्टेंस है आपको हिस्ट्री के हर एक फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। चाहे यहाँ पे डिस्कशन हो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के समय का या डिस्कशन हो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के समय का, तो हर एक फेज के अंदर में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट सोर्सेज के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आप देखिए कि इन्हीं सोर्सेज के बेसिस पे आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि उस समय में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हुआ करता था, लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके से हुआ करती थी, उन सभी के बारे में आपको जो जानकारी है इन्हीं इम्पोर्टेंट सोर्सेज के थ्रू देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट सोर्सेज के ही बारे में, तो हर एक फेज के अंदर में आपको जो डिफरेंट सोर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के समय में जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ही लेटर फॉर्म के बारे में बात करें, लेटर फेज के बारे में बात करें, तो उस समय में आपको जो लिटरेरी सोर्सेज है उनका इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखिए वैदिक फेज के अंदर जो वैदिक लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट हुआ और उसके डेवलपमेंट के साथ ही जो लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के अंदर में जो यहाँ पे हिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में, तो आप देखिए कि हमारे कॉलोनियल एरा के समय में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो एशियाटिक सोसाइटी हुआ करता था जिसको बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हिस्ट्री को जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके करने के बिहाइंड में। तो इन सोर्सेज का जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय में। तो एंशियंट समय में आपको जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है उनका इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो उसका जो इनिशियल फेज है जिसके अंदर आपको हर्षवर्धन का जो एरा है, कन्नौज का जो त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ करता था, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी है और सदर्न इंडिया का जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि उस समय के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो विजिट के लिए आए, उनके द्वारा अपने जो बुक है उसके अंदर में क्या लिखा गया है उस किंगडम के बारे में, तो उन सब का जो जानकारी है आपको फॉरेन ट्रेवलर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसका जो इम्पोर्टेंस है आपको जो लेटर फेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या इनिशियल फेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसके समय में आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट समय में आपको जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है उसका इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि उन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर में कौन सा ऐसा जो लैंग्वेज है जिसको यूज किया गया है उसको यहाँ पे जो डेसिफर है वो करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग में जो हमारे प्रेजेंट समय के जो इंस्टीट्यूशंस है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही बारे में, तो आप देखें कि वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सील्स हुआ करती थी उन सील्स के ऊपर में जो पिक्टोरियल लैंग्वेज को यूज किया गया था उसको अभी तक यहाँ पे जो डेसिफर है वो नहीं किया गया है। अशोका के अगर हम इंस्क्रिप्शन के ही बारे में बात करें, तो आप देखिए कि 1837 के समय में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जिनके द्वारा अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसको वहाँ पे डेसिफर है वो किया गया था, कि वहाँ पे जो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है उसको यूज किया गया। आपको यहाँ पे लैंग्वेज का वेरिएशन भी देखने के लिए मिलेगा कि इनिशियल समय में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता था। जैसे कि प्रकृत लैंग्वेज का जो यूज है आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के इनिशियल फेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। और लेटर फॉर्म में आप देखिए कि जो संस्कृत है उसका यूज है वो यहाँ पे इनिशिएट किया गया। इंडिया के अलग अलग पार्ट के अंदर में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्दर्न जो गंगा यमुना का जो रीजन है उसके अंदर में, तो आपको वहाँ पे जो संस्कृत का जो यूज है, वैदिक जो लिटरेचर का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर जो तेलुगु लैंग्वेज है, जो तमिल है, उसका जो आपको जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अलग अलग पार्ट का जो लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से जो रिलीजन का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ, वो सब की जानकारी है आपको सोर्सेज के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, जिसके अंदर आपको बेसिकली कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, मोन्यूमेंट्स है, इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो मिलेगा कि कौन से समय में किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके से हमारे ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस्टेब्लिशमेंट में आए जिनके द्वारा
एंशियंट समय का जो हिस्ट्री है उसको डॉक्यूमेंट किया गया, उसको यहाँ पे पब्लिश किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो लोग हैं वो किस तरीके से हुआ करते थे। आप देखिए कि हम यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है उनका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो आपको एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा जो रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो किए जाने वाला था, उसी समय में आपको वहाँ पे जो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है वो वहाँ पे देखने के लिए मिला। तो इसमें एक्सकावेशन प्रोसेस है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। एक्सकावेशन और डिगिंग का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू यहाँ पे एंशियंट समय के जो सोर्सेज है उनको वहाँ पे निकाला गया, उसको अंडरस्टैंड किया गया हमारे जो प्रेजेंट समय के हिस्टोरियंस है या आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो उससे पहले आपको यहाँ पे हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स। हिस्ट्री को जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कि अलग अलग फेज के अंदर में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं वो हुए हैं, उनका जो क्रोनोलॉजी कौन सा रहा, कौन से फेज के अंदर में कौन से जो इवेंट है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो हिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं, हिस्ट्री इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द इवेंट्स के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में कि क्यों हमें उसको रीड करना चाहिए, हमारे यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से ही नहीं, एक कॉमन मैन को भी यहाँ पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्यों होना चाहिए, उसके बारे में अगर हम यहाँ पे रीड करें तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हमारा जो हिस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि आप देखिए कि एंशियंट समय में जो ह्यूमन बीइंग है, प्री हिस्ट्री का जो एरा है उसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है एक हंटर एंड गैदरर के रूप में वर्क किया करता था। उसके द्वारा जो हंटिंग एंड गैदरिंग का जो एक्टिविटीज है उसको कैरी आउट किया गया है अलग अलग फेजेस के अंदर में। कैसे फिर वहाँ पे जो एनिमल है उसका डोमेस्टिकेशन किया जाएगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। और आप देखिए कि व्हील का आविष्कार हुआ, फायर का जो इन्वेंशन है वो अलग अलग फेज है उनके बारे में आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जब आप अंडरस्टैंड करोगे उसी के परस्पेक्टिव से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि कैसे यहाँ पे जो हंटर एंड गैदरर से एक सिविलाइज मैन बनने का जो इसका जो जर्नी है ह्यूमन बीइंग का उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी है, उसी हिस्ट्री को जो रीड करने से आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ, कैसे ये इस तरीके से जो डेवलपमेंट है जो जर्नी है ह्यूमन बीइंग का उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, कौन कौन से फेजेज में उसको ये इस तरीके का जो डेवलपमेंट है उसके द्वारा कैरी आउट किया गया, और इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे इस तरीके से जो सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट हुआ, उन सभी के बारे में आपको जो जानकारी है हिस्ट्री को रीड करने से उसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज को अंडरस्टैंड करने से ही होगा। आप देखिए कि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हम बुर्ज होम एंड गुफकराल का जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में उसके बारे में हम रीड करते हैं। आपको मांद के बारे में पता होना चाहिए। आपको अलग अलग जो सेक्टर्स है, अलग अलग आलमगीर का जो रीजन है जो कि एक ईस्टर्न साइट हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कोटजी का एक एरिया है जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर में सिचुएटेड है। आप देखिए कि लोथल का जो एरिया है वो भी काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है, और अभी 2023 के समय में एक बेसिकली तमिलनाडु के अंदर एक खिलाड़ी एक्सकावेशन है जिसको वहां पे कैरी आउट किया गया, खिलाड़ी नाम का एक जगह है वहां पे जो एक्सकावेशन है उसको कैरी आउट किया गया सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर में। आप देखिए कि वो संगम लिटरेचर का एक प्रेजेंट एरा है उसको बताता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो कैसे यहाँ पे जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट है, कैसे रिलीजन यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट में आया, और एग्रीकल्चर का जो एक्टिविटीज है जो ह्यूमन के द्वारा यहाँ पे कैरी आउट किया गया जिसके अंदर एक हंटर एंड गैदरर से यहाँ पे एक सिविलाइज मैन का जो जर्नी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग में हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको यहाँ पे रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को रीड करने का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, उससे पहले आपको यहाँ पे इंडिया का जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक लिटिल बिट ओवरव्यू यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको काफ़ी सारे जो एथेनिक ग्रुप्स हैं वो पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट समय में बात करें तो एंशियंट समय में जो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राइब्स हुआ करती थी जो एंशियंट समय में अलग अलग सेक्शंस के अंदर आपको यहाँ पे सिचुएटेड देखने के लिए मिलेंगे। आपको अलग अलग जो कास्ट के जो ग्रुप्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं प्रेजेंट समय में। तो एंशियंट समय में ऐसे ही जो डिफरेंट एथेनिक ग्रुप्स हैं वो पाए जाते थे, कुछ यहाँ पे बाहर से आए थे जिनके द्वारा यहाँ पे लोगों को बेसिकली रिमूव करते हुए उनको वॉर के अंदर डिफीट करते हुए एरिया है उसको कैप्चर किया गया।
तो प्री आर्यन का जो एरा है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। एंशियंट इंडिया के अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, इसके अंदर में आपको इंडो आर्यंस हैं, उनके एक समय के बारे में पता लगता है कि कैसे उनके द्वारा अपने आप को इस्टेब्लिश किया गया। तो द्रविडियंस हुआ करते थे, उनको सदर्न इंडिया के अंदर में किस तरीके से सेंड किया गया, उसके बारे में भी आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उनके अंदर में आपको जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ पे जो ग्रीक हैं, स्केटियंस हैं, हुन्स हैं, जो तुर्क्स हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आए, उन सभी के बारे में आपको जो जानकारी है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ही मिलती है कि हमारे यहाँ पे किस तरीके का डाइवर्सिटी है, किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस से जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं, किस तरीके से बाहर के जो इन्वेडर्स हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए, इंडिया में यहाँ पे उनके द्वारा आक्रमण है वो किया गया। क्योंकि आप देखें कि ऐसे ही 2015 के समय में यूपीएससी के मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मेंस के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बेसिकली बैटल ऑफ पानीपत है, ये जो पंजाब हरियाणा का जो रीजन है, यहीं पे ही जो मैक्सिमम जो बैटल्स हैं बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनके द्वारा क्यों लड़ी गई हैं। पानीपत का जो रीजन है, करनाल का जो रीजन है, आप देखिए कि हम बैटल ऑफ तरेन के बारे में रीड करते हैं जो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया था। वो भी बेसिकली जो भटिंडा का जो रीजन है, जो भटिंडा का जो रीजन है पंजाब के अंदर में, वहां पे वो बैटल आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि मैक्सिमम जो लड़ाइयां हैं वो यहाँ पे क्यों लड़ी गई हैं, उसके बिहाइंड का रीजन ये है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हिमाचल है, तो वहां से जो बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनका आना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिटिल बिट साउथ के अंदर में, आप देखिए कि आपको सी है वो देखने के लिए मिलता है। और मोहम्मद गौरी ने भी जब इनिशिएट किया था अपना इंडिया के प्रति जो जर्नी है, उसके अंदर में आप देखिए कि उनके द्वारा गुजरात के अंदर में फर्स्ट यहाँ पे गुजरात के रूट के थ्रू आते हैं, पर गुजरात का जो रूट है उसके थ्रू उनको जो डिफीट है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर देखिए कि उनके द्वारा अपना जो जर्नी है उसको चेंज किया गया, अपना स्ट्रेटजी है उसको चेंज किया गया। जैसे कि हम हमारा जब एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, हमारे जो प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग में, तो हमको अगर कंटिन्यूस सक्सेस नहीं मिलता है तो इस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। कौन से जो डिफरेंट टेस्ट पेपर हैं हमको लगाने हैं, इसी तरीके से गौरी के द्वारा भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया गया था। और उसके बाद में वो यहाँ से पंजाब का जो रीजन है उसके थ्रू इंडिया के ऊपर में अटैक करेंगे। तो ये जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो एथेनिक ग्रुप्स हैं समय में किस तरीके से यहाँ पे आए, उन सभी के बारे में आपको जो जानकारी है एंशियंट इंडिया के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में भी पता लगेगा कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो वैदिक जो लिटरेचर है उसका एक इम्पोर्टेंस है। संस्कृत जो कल्चर है उसका जो इम्पोर्टेंस है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। हम अगर सदर्न पार्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे द्रविडियन और तमिल कल्चर है उसका इम्पोर्टेंस है। बट समय समय पे ये दोनों कल्चर है उनका जो मिक्सिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि एक कल्चर के द्वारा दूसरे कल्चर की जो थिंग्स है उनको वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि लैंग्वेज के अंदर ही प्रेजेंट समय में एक डिबेट आपको देखने के लिए मिलती है उर्दू के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि उर्दू का अगर हम ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें, उर्दू के अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें, तो दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक रीजन है जिसको कि हम मेरठ के नाम से जानते हैं। उस एरिया के अंदर में जो उर्दू है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो उर्दू है उसका आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। संस्कृत के जो वर्ड्स हुआ करते थे उनका काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स है उनको यूज़ किया गया है उर्दू के अंदर में। और हम प्रेजेंट समय में हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो बाहर के जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेडर्स इंडिया के अंदर में आए उनके द्वारा अपनी लैंग्वेज के थ्रू लाया गया। जैसे कि आप देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बेसिकली एक वर्ड है नाइफ, जो चाकू है, चाकू यूज करते हैं नाइफ के पर्सपेक्टिव से हिंदी में। तो जो चाकू वर्ड है बेसिकली आपको अरेबिक वर्ड है जो देखने के लिए मिलता है, जो समय समय पे यहाँ पे अलग अलग जो इन्वेडर्स इंडिया के अंदर में आए तो उनके थ्रू अपना जो कल्चर इंडिया के अंदर में लाए हैं उसका भी आपको जो मिक्सिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उर्दू के बारे में, तो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के द्वारा अपनी एक लैंग्वेज के रूप में उसको अडॉप्ट किया गया है। बट आप देखें कि इंडिया के अंदर में इसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलेगा जो बेसिकली अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो पुराने समय में जो इंडिया हुआ करता था, जो यूनाइटेड इंडिया का पार्ट हुआ करता था, वहाँ पे वो चाहे चला गया है। उर्दू का जो लैंग्वेज है वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, छोटा नागपुर जगह प्लेट्यू का जो रीजन है, वहाँ पे आपको मुंडा और जो कोरियन जो लैंग्वेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मुंडा इनके जो कोल जो बेसिकली एक ट्राइब हुआ करती थी उनका जो लैंग्वेज है उसको वहाँ पे यूज किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया एज ए यूनिट के बारे में, कि जो प्रेजेंट समय में हमारा जो इंडिया है क्या एज ए यूनिट के रूप में कभी स्टेब्लिश हुआ करता था या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर में डिवाइड था,
तो आप देखिए कि एंशंट इंडियन हिस्ट्री के समय ही अशोका का जो एरा है उस समय में आपको एक पॉलिटिकल जो यूनिटी है उसको अटेंड किया गया था अशोका के एरा के समय में। आप देखिए कि उसके लेटर फॉर्म में जब गुप्ता का एम्पायर आएगा तो समुद्रगुप्त नाम के जो पर्सन है जिनका कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है जो काफी ज्यादा फेमस है, जो उनके एक कोर्ट पोइट हुआ करते थे हरि सेना, जिनके द्वारा वहां पे लिखा गया है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अंदर में, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के रूप से भी हम जानते हैं। तो आप देखिए कि समुद्रगुप्त के एरा के समय में और अशोका का जो एरा है उस समय में जो पॉलिटिकल यूनिटी है उसको अटेंड किया गया था हमारा जो इंडिया है उसके पार्ट के अंदर में। एक और पर्सन है हर्षवर्धन, जिनके समय में जो बेसिकली इनिशियल समय में हरियाणा के अंदर एक जगह है थानेसर, वहां से वो रूल किया करते थे हर्षवर्धन। बाद में वो कन्नौज का जो अपना एम्पायर है उसको वहां पे मिक्स करेंगे, क्योंकि उनका एक स्टोरी है शशांक नाम का एक रूलर हुआ करता था ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, बंगाल का जो रीजन है वहां से, उनके द्वारा उनका जो बहनोई है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। उनके जो भाई भी हैं बेसिकली राज्यवर्धन, उनका भी वहां पे जो लड़ाई है उसके अंदर में वो जाते हैं। उसके बाद में हर्षवर्धन के द्वारा अपने जो दोनों एम्पायर्स हैं उनको वहां पे मिक्स किया जाता है, जो कि थानेसर से रूल किया करते थे। और उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा जो कन्नौज का उस समय एक प्रोस्परस एरा हुआ करता था। तो हर्षवर्धन के समय भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि हर्षवर्धन के द्वारा अपना जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए वो अपना जो उस एम्पायर को एक्सपेंड करने का कोशिश करते हैं, उस समय में पुलकेशिन नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा उनको वहां पे डिफीट किया जाता है। या हर्षवर्धन के समय एक फॉरेन ट्रेवलर्स है वो आए थे जिसके अंदर जिनका नाम है हियान श्यांग, उनको हम जानते हैं। तो हीन श्यांग का एक किताब भी है सुयू की, उसके अंदर मेंशन किया गया है कि हर्षवर्धन जैसे ही सदर्न पार्ट के लिए जाएंगे वहां पे वो पुलकेशिन के द्वारा डिफीट किए जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल यूनिटी का हम बात करते हैं इंडिया, जिसको कि लैंड ऑफ भारत का जो जमीन है, भारत जो नाम का ये जो ट्राइब यहाँ पे पाया जाता था, या भारत वर्ष के रूप से भी हम इसको जानते हैं। तो आप देखें कि इस जो लैंड का जो डेवलपमेंट है वो आपको एंशियंट समय में ही एज ए यूनिट के रूप में देखने के लिए मिलता है। और आप देखें कि यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं उनको भारत का जो संतानिति है, उनका जो डिसेंडेंट है उसके रूप से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में, तो इसी एंशंट इंडिया के समय में आपको जो रिलीजियस डेवलपमेंट है वो भी देखने के लिए मिलता है। हिंदुइज्म के बारे में अगर हम बात करें तो सनातन जो ओरिजिनल रिलीजन है वो यहाँ पे हुआ करता था। इसके अलावा देखिए कि महावीरा के द्वारा जो जैनिज्म है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। बुद्धिज्म का जो प्रमोशन है वो भी आपको गौतम बुद्धा के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। बुद्धिज्म का भी यहाँ पे जो जन्म है वो इंडिया के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। उनको जो एनलाइटमेंट है वो अचीव होगा। उसके बाद में उनके द्वारा अलग अलग एरियाज के अंदर में, जैसे सारनाथ के अंदर उनका फर्स्ट सेरेमन है उसको कैरी आउट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर में अपना जो यहाँ पे मैसेज है उसको वो डिलीवर करेंगे। और आप देखिए कि उन्हीं के बेसिकली एक पर्सन हुआ करते थे अशोका, जिनके द्वारा बुद्धा का जो मैसेज है, पीस का जो मैसेज है, उसको बेसिकली कलिंग का जो वॉर है उसके बाद में उनके द्वारा स्प्रेड किया गया। लोगों से वो कम्युनिकेट किया करते थे उनके जो पिलर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। उनके कुछ टाइटल्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अशोक के द्वारा कुछ टाइटल्स हैं वो भी वहां पे अडोप्ट किए गए थे। ये आपको जो जानकारी है एंशिएंट समय के जो सोर्सेज हैं उन्हीं के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एंशिएंट समय के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, उसको अगर आपको यहाँ पे ट्रेस करना है, तो उसके रिगार्डिंग में जो सोर्सेज हैं उसके बारे में आपको अच्छे से जो जानकारी है वो होनी चाहिए कि कौन कौन से जो सोर्सेज है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि सोर्सेज को बेसिकली 3 टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। डिगिंग का जो प्रोसेस है, एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है उनको निकाला गया है। उनको हिस्टोरियंस के द्वारा अंडरस्टैंड किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनको वहां पे डॉक्यूमेंट करने के बाद में लोगों को जो स्प्रेड है वो किया गया है, जिसके अंदर भी आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एस्थेटिक सोसाइटी है, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस है उनका इंपॉर्टेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि हमारा जो 18वीं सेंचुरी का जो लेटर फेज है उसी के समय में हिस्ट्री को इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो किया गया लेटर फॉर्म में। तो आप देखिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे जो जर्नलिज्म का जो डेवलपमेंट है वो हुआ है, एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है। तो कॉलोनियल एरा का जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगी।
और एंशिएंट समय का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिसके अंदर भी सोर्सेज का एक इम्पोर्टेंस है। पहले सोर्स को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा और सोर्स के बेसिस पे एक हिस्टोरियन का ओपिनियन के बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। लिटरेरी सोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम जो दूसरा सेकंड लेक्चर है उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। कुछ फॉरेन टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हिन श्यांग है वो विजिट के लिए आए, फायान है वो विजिट के लिए आए, तो उनका जो बुक है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सु यू की नाम का जो किताब है जो आपको हिन श्यांग का देखने के लिए मिलता है। अगर हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आप देखिए कि उस समय में इबन बतूता है, बिरूनी है, इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो समय समय पे विजिट किए हैं और उनकी किताब के थ्रू बेसिकली आपको जो जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें संगम लिटरेचर के ही बारे में तो आप देखिए कि संगम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से उस समय में जो थ्रिवेलवर का जो थ्री कूलर नाम का जो किताब हुआ करता था, तो उस किताब के थ्रू उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। इलांगो आदिगल का एक किताब है जिसके थ्रू भी वहाँ पे जो पांड्याज का नाम का जो रूलर्स रूल किया करते थे उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो आपको लिटरेरी सोर्सेज हैं, फॉरेन टेक्स्ट हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में काम करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के पर्सपेक्टिव से कि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स कौन कौन से हैं जिसके पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को एनालिसिस कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे सोर्स हैं जिसको यहाँ पे अंडरस्टैंड किया गया है क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से। क्या उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के अंदर में उस सब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का, तो उसके बारे में भी एनालिसिस किया गया है। तो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के अंदर में जो स्टडी मटेरियल के रूप में हम यूज करते हैं, हम यहाँ पे जो माउंट्स हैं उनको यहाँ पे यूज किया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा। टेराकोटा जो स्टैचू हैं उनको भी यूज किया गया है। आप देखिए कि टेराकोटा स्टैचू के थ्रू में आपको किसी भी सोसाइटी के समय में किस तरीके का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, क्या मदर गोडेस का जो स्ट्रक्चर है वो बताता है कि यहाँ पे जो मेट्रीलिनियन सोसाइटी है वो हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी। क्या यहाँ पे जो पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसका इम्पोर्टेंस था या मेट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। तो इस सभी का जो जानकारी है वो आपको टेराकोटा जो स्टैच्यूज हैं उनके थ्रू में आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स माउंट्स के बारे में, तो आप देखिए कि हम काफ़ी बार सिटाडल के रूप में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है उसके अंदर में एक पार्ट है जो आपको काफ़ी जो आपको अपर साइड के अंदर में देखने के लिए मिलेगा और एक पार्ट आपको लोअर साइड के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो अपर पार्ट बेसिकली बताता है कि वो वहाँ पे जो प्रोस्पेरस सोसाइटी है वो रहा करते थे। उस समय जो किंग का जो कॉन्सेप्ट है या उस समय जो एम्परर का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग वहाँ पे रहा करते थे। उनको बेसिकली अपर एरियाज के अंदर में जो माउंट के ऊपर में जो सिटाडल के ऊपर में जो पाए जाते हैं उनको बेसिकली आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि उनके जो हाउसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिग साइज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपको जो लेटर फ्रेम है जो डाउन साइड है उसके अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे जो हाउसेज है उनका जो अगर हम बात करें एरिया के बारे में तो वो आपको एक मिडिल साइज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। मीन्स कॉमन पीपल्स हैं वो डाउन साइड के अंदर में रहा करते थे, उसके अंदर में लेबरर कम्युनिटी से रिलेटेड भी लोग हैं। आप देखिए कि उसी एंशिएंट इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हमने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से जो हाइजीनिक कंडीशन से उनको कैरी आउट किया गया है। रोड्स भी आप देखिए कि 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को वहाँ पे कट किया करते थे, जो बेसिकली प्रेजेंट समय का जो अर्बन प्लानिंग है उसके बारे में भी जानकारी है वो प्रोवाइड करते हैं। उस समय के जो अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनके बारे में। टेराकोटा स्टैचू के बारे में हमने डिस्कस किया। कोइंस के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोइंस का एक काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखिए कि कोइंस के बारे में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो गोल्ड के जो कॉइन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और हमारा अगर हम एंशियंट समय में बात करें तो आप देखिए कि जो ब्रंट जो क्ले है उसके जो बेसिकली जो कॉइन्स है वो इश्यू किए जाते थे, वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेटर फॉर्म में कॉइन्स के बारे में, तो जो पंच मार्क कॉइन्स है उनको इश्यू किया गया। यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स अगर किसी सोसाइटी के द्वारा इश्यू किए गए हैं, किसी किंगडम के द्वारा इश्यू किए गए हैं, तो वो वहाँ का जो प्रोस्पेरिटी है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके बारे में बताता है कि वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है उस सोसाइटी का। अगर वहाँ पे कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स है, उसको इश्यू किया गया है, वो ये भी शो करता है कि बेसिकली वहाँ पे जो गोल्ड है वो रॉ मटेरियल के रूप में एज ए किंगडम के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट हो।
स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में यहाँ पे बताते हैं, जिसके अंदर में आपको लैंग्वेज का जानकारी मिलता है। कौन कौन से ऐसे जो टाइटल्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो टाइटल्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे अडॉप्ट किए गए हैं किंग के द्वारा, तो उसके बारे में भी आपको जो जानकारी है इंस्क्रिप्शन के ही थ्रू देखने के लिए मिलता है। जैसे कि देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि काफी सारे जो किंग्स हैं उनके द्वारा जो चक्रवर्ती का जो टाइटल है वो अज्यूम किया गया था, तो वो आपको बताता है कि चक्रवर्ती का जो टाइटल है उस समय में किंग्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता था, जिनके थ्रू कंप्लीट जो यूनिटी है उसको अटेंड किया गया है। इंडिया का जो कंप्लीटली जो ज्योग्राफी का जो एरिया हुआ करता था वहां पे। इसके अलावा स्टूडेंट सील्स हैं। सील्स बेसिकली ट्रेड के बारे में आपको जानकारी देती हैं। जैसे कि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो समय का जो सील है वो आपको उस समय की जो अलग अलग सोसाइटीज हुआ करती थी, अलग अलग सिविलाइजेशन हुआ करते थे, वहां पे भी उन सील का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। तो वो शो करता है स्टूडेंट्स कि इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है, बेसिकली यहाँ पे लोथल का जो एरिया है वहाँ पे जो दूसरे जो सिविलाइजेशन है उनकी सील्स पाई गई हैं। वो शो करता है कि बेसिकली ट्रेड के परस्पेक्टिव से इन सील्स को वहाँ पे यूज किया जाता था, एज ए मैसेज के रूप में उनको यूज किया जाता हो कम्युनिकेट करने के परस्पेक्टिव से। स्टोन के टूल्स हैं जो आपको पैलियोलिथिक एज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और लेटर फॉर्म में आप देखिए कि अलग अलग आपको जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिन मॉन्यूमेंट्स के परस्पेक्टिव से आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें गुप्ता एम्पायर के समय ही आपको जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर में आप देखिए कि जो भीतरगांव नाम का जो टेम्पल है जो प्रेजेंट समय में ललितगढ़ है, झांसी का जो एरिया है वहां पे जो सिचुएटेड है। तो बेसिकली जानकारी ये देता है कि किस तरीके से जो मॉन्यूमेंट है उनका कंस्ट्रक्शन किया गया, उस समय में जो टेम्पल आर्किटेक्ट है वो किस तरीके से हुआ करता था एंशंट समय। लेटर फॉर्म में तो आपको अलग अलग फेज के अंदर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें उड़ीसा स्कूल है, खजुराहो स्कूल है, सोलंकी स्कूल है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखें कि वहां पे होयसाल डायनेस्टी का एक अलग से स्कूल हुआ करता था। यहाँ पे आपको विजयनगर का अलग से स्कूल है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मॉन्यूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो सभी चीज़ें हमें मिली हैं इनके बारे में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर में किस तरीके से उनको एनालिसिस किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग में एक आपको रेडियो कार्बन डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है कि किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर में, किसी भी थिंग्स के अंदर में जो C14 है उसका कितना प्रेजेंस है, उसी के बेसिस पे उसका एनालिसिस लगाया जाता है कि वो कौन से ऐसे टाइम पीरियड है उसके अंदर में बिलोंग करता है। इसके अंदर में आपको जो +-14 का जो 40 ईयर्स का जो एनालिसिस है वो लगाया जाएगा कि ये उस एरा के अंदर में बिलोंग करता है रेडियो कार्बन जो टेक्निक्स है उसके बेसिस पे। तो बेसिकली रेडियो कार्बन टेक्निक है, रेडियो कार्बन डेटिंग का जो मेथड है उसको यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज है उनका जो टाइम पीरियड है उसको क्रोनोलॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करने के परस्पेक्टिव से, उसको एनालाइज करने के परस्पेक्टिव से। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रेजेंट समय के जो सोर्सेज हैं, जो जहाँ पे रेलवे के डेवलपमेंट के समय में पाकिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे वो मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सोर्सेज हैं, आप देखिए कि उन सोर्सेज को अंडरस्टैंड करने के परस्पेक्टिव से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1861 के समय में। तो इन इंस्टीट्यूशंस का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके परस्पेक्टिव से यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज है उनको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड किया गया। अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन है, अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन है 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर्स हैं वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम है। आप देखिए कि इस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 1902 के समय में सर जॉन मार्शल नाम के जो पर्सन है उनका जो लीडरशिप के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा क्रोनोलॉजिकल स्टडी है आर्कोलॉजी का, उसी को अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रेटिग्राफिक नाम का जो मेथड है, स्ट्रेटिग्राफिक नाम का जो मेथड है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। और ये स्ट्रेटिग्राफिक नाम का जो मेथड है जिसको यहाँ पे सर मोर्टिमर व्हीलर नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि आप यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर में जो प्रेजेंट समय में जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है उनको यहाँ पे रीड कर सको, उनको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सको। स्टूडेंट्स हमने एक्सकावेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया कि प्रेजेंट समय के जो माउंट्स हुआ करते थे, जो प्रेजेंट समय के जो एंशिएंट समय के जो रिमेन्स हुआ करते थे उनको बेसिकली एक डिगिंग के प्रोसेस के थ्रू, एक्सकावेशन के प्रोसेस के थ्रू उनको यहाँ पे कैरी आउट किया गया, उनको बाहर निकाला गया, लाइमलाइट के अंदर में लाया गया, उस हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया गया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
एंड डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा, जिससे कि लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में, तो आप देखिए कि इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी है उसको हम एपिग्राफी के रूप से जानते हैं। इंस्क्रिप्शंस के अंदर में जो एंशिएंट समय का जो राइटिंग है उसको अंडरस्टैंड किया जाता था कि उस समय में कौन सा ऐसा राइटिंग है उसको यूज किया जाता था इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में। ओल्ड जो रिकॉर्ड्स हैं उसको यहाँ पे बेसिकली पैलियोग्राफी का जो स्टडी है उसके रूप से कहा गया है कि पैलियोग्राफी के अंदर में जो ओल्ड जो रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी है एपिग्राफी के बारे में, तो आप देखिए कि हमारी जो हड़प्पा की जो सील्स हैं जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, उनको सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी है उसके रूप में कैरी आउट किया गया था। अभी तक उनका जो मैसेज क्या हुआ करता था उन सील्स के ऊपर में, क्या वहाँ पे कम्युनिकेशन का मेथड था या वहाँ पे किंग का कोई जो टाइटल है उसको बताया गया है, उसके बारे में अभी जानकारी है वो नहीं देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे जो पिक्टोरियल लैंग्वेज है उसको यूज किया गया है उस हड़प्पा की जो सील है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स लेटर फॉर्म में जो ओल्डेस्ट यहाँ पे डेसिफर इंस्क्रिप्शन है जो पाया जाता है, ये बेसिकली देखिए कि एपिग्राफी की इस लैंग्वेज स्टडी के अंदर में जिस ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जिसको डेसिफर किया गया है वो अशोका के समय का आपको देखने के लिए मिलता है। 1837 के समय में सेम सर जेम्स प्रिंसेप नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जिनके द्वारा ब्राह्मरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ एक अशोका का इंस्क्रिप्शन है जिसको उनके द्वारा वहां पे अंडरस्टैंड किया गया। आप देखिए कि इसी के समय में आपको जानकारी मिलेगा कि उस समय में जो लैंग्वेज है वो प्रकृत लैंग्वेज को यूज किया जाता था एंशिएंट समय में। लेटर फॉर्म में आपको जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका यूज देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रकृत लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था अशोका के समय में, ब्राह्मरी स्क्रिप्ट के थ्रू उसको लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटर फेज के अंदर में आफ्टर द अशोका, आपको जो संस्कृत का जो यूज है वो देखने के लिए मिलता है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में। जिसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पे जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, जिसके अंदर भी संस्कृत है उसको काव्य फॉर्म के अंदर में लिखा गया है। संस्कृत को किसके अंदर में लिखा गया है, काव्य फॉर्म के अंदर में। तो उसके अंदर में आपको जो संस्कृत है उसका यूज देखने के लिए मिलेगा। ब्राह्मरी स्क्रिप्ट को किसके अंदर में यूज किया गया है, अशोका के समय में। तो आप देखिए कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर में आपको जो फर्स्ट टाइम जो संस्कृत है उसका यूज देखने के लिए मिलता है, और वहां पे जो काव्य फॉर्म है उसके अंदर में उस जो इंफॉर्मेशन है उसको बताया गया है। तो स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ पे ही हमने समुद्रगुप्त के बारे में रीड किया था कि आप देखिए कि समुद्रगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है जो भी यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, जिसको कि प्रयाग प्रशस्ति के रूप से हम जानते हैं। तो ये काफी सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिनके थ्रू आपको अलग अलग फेज का जो जानकारी है वो मिलता है। राजा के द्वारा कौन सा ऐसा जो टाइटल है उसको लगाया गया, उस समय में जो सोशल कंडीशन किस तरीके से हुआ करती थी, उस समय में किस तरीके से इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है, क्या यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को एज ए मैसेज के रूप में यूज किया जाता था राजा के द्वारा, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अशोका के द्वारा अपने जो मैसेज हैं वो डिलीवर किए जाते थे जनता को अपने जो पिलर्स हैं उनके थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में बात करें तो आपको कोइन का जो इम्पोर्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है। और कोइन का जो स्टडी किया जाता है उसको हम बेसिकली न्यूमिस्मेटिक के रूप से जानते हैं। न्यूमिस्मेटिक के अंदर में कोइंस का जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया जाता है। इंडिया के अंदर में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कॉपर के कॉइन है, सिल्वर के कॉइन है, गोल्ड के कॉइन है, लीड के कॉइन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि इनिशियल समय में जो ब्रंट क्ले हैं उसके जो काफ़ी सारे जो कॉइन्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट उस समय में वो डैमेज हो चुके हैं। जब डिगिंग के प्रोसेस के थ्रू एक्सकावेशन को कैरी आउट किया गया तो वो प्रेजेंट समय में आपको डैमेज कंडीशन है उसके ऊपर में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद में जो पंच मार्क कॉइन्स हैं उनको वहां पे स्टार्ट किया गया था। जो पंच मार्क कॉइन्स हैं उनको स्टार्ट किया गया उसके लेटर फॉर्म के अंदर में। पर आप देखिए कि पंच मार्क कॉइन्स बेसिकली यहाँ पे एक सर्कुलर डिजाइन के अंदर नहीं हुआ करते थे, उनका इरेगुलर डिजाइन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉइन्स के बारे में ही, तो मौर्यंस के समय के जो कॉइन्स है उनका जो आपको इंपॉर्टेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। वहां पे पिकॉक को एज ए सिंबल के रूप में यूज किया जाता था, और आप देखिए कि वहां पे एक क्रिसेंट है वो भी उन कॉइन्स के ऊपर में बनाया जाता था। इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं वो फर्स्ट ऐसे रूलर हैं जिनके द्वारा इंडिया के अंदर में जो कॉइन्स हैं उनको इश्यू किया गया था। इंडो ग्रीक वो पहले ऐसे रूलर्स हैं जिनके द्वारा इंडिया के अंदर में जो कॉइन्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे इश्यू किया गया। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली जो पेपर नोट्स हैं, पेपर के जो नोट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर
उस समय में जो बेसिकली कॉइन्स ही हुआ करते थे कि इम्पोर्टेंट सोर्स वहाँ के इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से। गोल्ड कॉइन्स के बारे में अगर हम बात करें, एक बार यूपीएससी के अंदर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गोल्ड कॉइन्स वो कौन से किंगडम के द्वारा इश्यू किए गए थे। तो आप देखिए कि कुषाण जो हैं उनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन्स है उनको इश्यू किया गया। उनके द्वारा जो कोपन के जो कॉइन्स हैं उनको भी वहां पे बेसिकली मिंट किया जाता था कुषाण के एरा के समय ही। आप देखिए कि कुषाण के समय ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे कनिष्का नाम के जो रूलर हैं वो कुषाण के समय ही पाए जाते थे, जिनके द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको वहां पे कैरी आउट किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सातवाहनाज के टाइम में बेसिकली मैट्रिलिनियल सोसाइटी से बिलोंग किया करते थे। वहां पे काफी सारे ऐसे किंग्स हैं जिनका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, माँ के नाम का जो यूज है, मदर का जो नेम है वो यूज किया जाता था किंग के परस्पेक्टिव से। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो एक फेमस किंग है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम सातवाहना डायनेस्टी के बारे में बात करें तो हाला नाम की जो पर्सन है उनके द्वारा इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो किया गया था, हाला नाम के पर्सन के द्वारा। तो आप देखिए कि सातवाहनाज के द्वारा सिल्वर है, कॉपर है, इसके अलावा लीड है, इनके जो कॉइन्स है वो वहां पे इश्यू किए गए हैं। इनके ऊपर में कॉइन्स के द्वारा जो शिप है उसको भी बनाया जाता था, वो शो करता है कि यहाँ पे सातवाहना डायनेस्टीज के समय में जो नेवी है उसका डेवलपमेंट हो चुका था, उसका वहां पे प्रेजेंस है वो हो चुका था इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने देखा, कॉइन्स के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो लिटरेरी सोर्सेज हैं जिसके अंदर भी इंडिया का जो वैदिक लिटरेचर है, कैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो वेदाज हैं वो फॉर्म के अंदर में आते हैं। लेटर फॉर्म में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो पुराण का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, उपनिषद का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, और उसके लेटर फॉर्म में हम यहाँ पे रीड करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेवलर्स जो आए थे उनके समय में किस तरीके से एंशंट समय में जो लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट होता है। हमारे रिगार्डिंग में जो सोर्सेज है उनके क्या बोलते हैं कि इंडिया में किस तरीके का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हीन श्यांग का जो किताब है सुयू की वो काफ़ी एक फेमस बुक है एंशंट समय का, तो उसके थ्रू भी जानकारी है वो मिलती है। उन सभी के बारे में हम रीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। और उसके बाद में हमारा जो कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री है वैदिक लिटरेचर के समय में या पैलियोलिथिक एरा का जो समय का जो लिटरेचर है जिसमें ह्यूमन बीइंग एज ए हंटर एंड गैदरर के रूप में हुआ करता था, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल द रिगार्डिंग द कि जो हमने आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनके बारे में रीड किया है आज के इस लेक्चर के अंदर में। तो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के जो सोर्सेज हैं जैसे इंस्क्रिप्शन है, सील है, उसको कैसे डेसिफर किया गया, कैसे इंस्टीट्यूशंस का इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में हमने देखा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।